नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि इस संकट भरे दौर में आप सभी ठीक होंगे। अपने दोस्तों को, परिजनों को और रिश्तेदारों को हमने तड़पते हुए देखा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पाना, एक ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहना और हमारा सिस्टम, समाज उसको शुद्ध हवा देने में भी समर्थ नहीं है। तो आशा है कि हम इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना ही कोई विज्ञान का कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मेरे को लगा पिछले कई दिनों से जो नकारात्मकताएं, अफवाहें हमारे समाज में फैल रही हैं, उस पे मैं भी कुछ बोलूं, समाज के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करूं। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का छात्र मैं भी हूं, जिसमें दुनिया भर की अजीबोगरीबी बातें सुबह से शाम तक आती रहती हैं। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि नींबू का रस डालने से कोरोना मर जाता है। अगले दिन एक खबर हमने पढ़ी कि एक आदमी ने ऐसा ही किया, कोरोना की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उस आदमी ने अपनी जान गंवा दी। तो हमारे बीच वायरस का कहर इतना ज्यादा और ऊपर से ये गलत फहमियां, अफवाहें इस माहौल को और बढ़ावा देती हैं। हम इन गलत फहमियों को, अफवाहों को साइंटिफिक फैक्ट्स के थ्रू दूर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग WHO की वेबसाइट से जो हमने साइंटिफिक फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं उन पे बात करेंगे और बाद में जानेंगे कि व्हेन विल कोरोना एंड, कोरोना कब खत्म हो सकता है। पेंडेमिक और इंफोडेमिक। पेंडेमिक जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महामारी। इंफोडेमिक क्या होता है? गलत सूचनाओं की महामारी। गलत सूचनाओं के फैलने से जो महामारी है उसको हम इंफोडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, उसके बारे में हम सभी अवेयर हैं। इंफोडेमिक जो गलत सूचनाओं की महामारी है, गलत सूचनाओं की वजह से जो महामारी हमारे समाज में जो फैलती जा रही है उसको हम इंफोडेमिक बोलते हैं। इसको WHO के एक वेबसाइट पे दिए हुए ग्राफ की तरह समझते हैं कि जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के महागुरु हैं, उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया। उन्होंने ये मैसेज 3 लोगों को फॉरवर्ड किया। 2 लोगों ने बिना सोचे समझे उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया और एक लोग जो समझदार था उसने कहा नहीं, ये इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है और मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, और इसने चेन को यहीं ब्रेक कर दिया। इन 2 लोगों ने जिन्होंने बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया, उनसे आगे एक लोग ने नहीं किया फॉरवर्ड कि मैंने इस न्यूज को वेरीफाई नहीं किया है तो मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, और 2 लोगों ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह जो इस व्यक्ति ने आगे फॉरवर्ड किया था, तो 2 लोगों ने बिना सोचे समझे उस न्यूज को आगे फॉरवर्ड कर दिया और इसने फॉरवर्ड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों, इस एक व्यक्ति की समझदारी की वजह से हजारों लाखों करोड़ व्यक्ति की जान बच गई और वो गलत सूचना लेने से बच गए। तो इन सब की समझदारी की वजह से लाखों करोड़ों व्यक्तियों को एक गलत सूचना मिलने से चेन वहीं ब्रेक हो गई। पिछले दिनों हमने एक न्यूज पढ़ी कि कोविड-19 पॉजिटिव होते ही एक कपल्स ने सुसाइड कर लिया कि उनको लगा कि उनके घर वालों को कोविड-19 ना हो जाए। पिछले दिनों एक खबर थी कि 25 वर्षीय एक युवती ने कोविड पॉजिटिव होते ही एक 3री मंजिल से छलांग लगा दी, क्योंकि उसको डर था कि जो ये नकारात्मक सोच वाले मैसेज हमारे समाज में फैल रहे थे वो उससे उभर नहीं पाई, उसका सामना नहीं कर पाई। और इसका जिम्मेदार कौन था? ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी ही थे, जिनकी वजह से हमने ये मैसेज फॉरवर्ड किए
और नकारात्मक जो हमारे समाज में हमने माहौल क्रिएट किया, वो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही थे। नेग्लिजेंस। कुछ लोगों ने पिछले दिनों कहा कि प्रूफ लाओ कि कोविड-19 कहाँ है, हमें प्रूफ दो, हम नहीं मानते कि कोविड-19 है, हमें प्रूफ ला के दो। अब उनको कौन समझाए कि बैक्टीरिया और वायरसेस के कोई प्रूफ नहीं होते, और जब उनको संक्रमित हुए वो अब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, बहुत बुरी महामारी है, इससे जितना बचा जाए उतना ही कम है। इंडियन इम्यूनिटी। पिछले दिनों हम इस लापरवाही में थे कि इंडिया की इम्यूनिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। डॉक्टर्स भी पिछले 3-4 महीने से सोच में थे कि ऐसा क्या है कि इंडिया की इम्यूनिटी जिससे कोविड-19 केसेस घट रहे हैं। बट जैसे ही दूसरी लहर आई तो हम सभी को इस नेग्लिजेंस से कोई नहीं मुकर सकता कि इंडिया की इम्यूनिटी भी उस फैक्टर्स को काम नहीं कर सकी। पिछले दिनों व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चली थी कि समर्स में कोविड-19 खत्म हो जाता है, और इस बार आप देख रहे हैं सभी की सेकंड वेव कि कोविड-19 समर्स में ही इसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, और ये प्रभाव जितना घातक हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। ओनियन जिंजर। पिछले दिनों कुछ महागुरुओं ने, बुद्धिजीवियों ने ये भी अफवाहें फैलाई कि प्याज खाने से, अदरक खाने से ठीक हो जाता है कोरोना, कोरोना का जड़ से खत्म हो जाता है प्याज खाने से, और अदरक खाने से कोरोना जड़ से खत्म हो जाता है। और पिछले दिनों तो मैंने कई बार ये न्यूज़ भी सुनी व्हाट्सएप पे कि इन 4 मंत्र को जपने से कोरोना जड़ से खत्म हो जाता है। बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पे जो ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं और ये ऐसी लापरवाहियां बरतते हैं कि इन मंत्रों को जपने से कोविड-19 जड़ से खत्म हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है जो इंटरनेशनल का कुछ ज़्यादा ही ज्ञान रखते हैं कि ड्रग कंपनियों की ये मिली भगत है, कोविड-19 कुछ नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो चीन और अमेरिका की मिली भगत है। चीन ने वायरस को बनाया और अमेरिका उसकी दवाइयाँ बेच रही है और ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। पिछले दिनों काफ़ी वायरल खबर थी कि 5G स्पेक्ट्रम की वजह से इंडिया में 5G की जो टेस्टिंग चल रही है उसकी वजह से हमारे देश में ये जो सेकंड लहर आई है, ऑक्सीजन की कमी आई है, उसी की वजह से आई है। और भाई अमेरिका ने बोला है कि 5G की टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग ज़रूरी है। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हमें बचना होगा, और लापरवाही की जगह अब क्या हम ले सकते हैं, हमें इन सभी थ्योरियों से बचना होगा और हमें सुरक्षित रहना है। और जो हमारा मेन मोटिव है इन्फेक्शन और इंजेक्शन, आइदर आप इंजेक्शन लगवा लीजिए या इन्फेक्शन लगवा लीजिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोविड-19 को स्पेनिश फ्लू जितना घातक नहीं होने देना। What do we mean by end of COVID-19? इससे हमारा मतलब क्या है कि कोविड-19 कब खत्म होगा या कैसे खत्म होगा। एक है कि इरेडिक्शन, कि हम उसको जड़ से खत्म कर दे, जड़ से हम उसको खत्म कर दे। जैसे जो दूसरी डिसीज को हमने खत्म कर दिया था, जो अभी तक खत्म हुई थी स्मॉल पॉक्स, जिसको हमने जड़ से खत्म कर दिया है हमारे पूरे विश्व से। तो ये होना अगले 1-2 दशक तक संभव नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि भागदौड़ चल रही है, वैक्सीनेशन की भी भागदौड़ चल रही है। अमेरिका कह रहा है कि हम पहले अमेरिका को वैक्सीन लगाएंगे, भारत कह रहा है कि हम पहले भारत के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो व्हाट अबाउट द पुअर कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज हैं उनका क्या, उनको कौन वैक्सीनेशन लगाएगा। अगर उन पुअर कंट्रीज से एक भी व्यक्ति अगर वैक्सीनेशन जिन कंट्रीज में कंप्लीट हो चुका है, अगर उनसे एक भी व्यक्ति उनकी भीड़ में चला जाता है तो कोरोना वायरस का खतरा दोबारा से फैल जाता है। तो अगले 10-20 दशकों तक इसको जड़ से खत्म करना तो एक काल्पनिक सपना है, मीठा सपना है बिल्कुल। तो उसके बाद बात आती है कि हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इंडिया से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये भी अगले 30-40 सालों तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन है
वो 0 से 18 वर्ष की आयु तक कोई टीका भी अभी तक नहीं बनाया। अमेरिका ने भी कोई टीका नहीं बनाया उसकी वैक्सीनेशन। सो व्हाट अबाउट द जो लोग 0 से 18 वर्ष की उम्र तक हैं, उनके बारे में क्या, उनका क्या? तो ये एक वॉलेंट्री वैक्सीनेशन जो हमारे इंडिया में है, वो वॉलेंट्री वैक्सीनेशन है कि अगर आपको अच्छी लगती है वैक्सीन तो लगवाएं, अगर नहीं लगती तो ना लगवाएं। तो वॉलेंट्री वैक्सीनेशन है उसका, उस पर भी आगे बात करेंगे। तो एलिमिनेट होना भी मुश्किल है इंडिया से, अगले 30-40 सालों तक एलिमिनेट होना भी मुश्किल है। तो उसके बाद बात है कंट्रोल की। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हम इसको एंडेमिक सिचुएशन तक लेकर आ सकते हैं। हम इसको एंडेमिक सिचुएशन तक लेकर आ सकते हैं। एंडेमिक सिचुएशन में ये होता है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने इन्फेक्टेड पर्सन हैं हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। विश्वास कीजिए कि अब 90% मौतें जो हमारी सेकेंड वेव में हो रही हैं वो हमारे सिस्टम के फेलियर की वजह से हो रही हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। और ये मेरा आरोप किसी पर्टिकुलर सरकार पे नहीं है, एक तरह से हम लोग ही फेल हो रहे हैं। तो जो 90% डेथ हो रही है वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो हमारे सिस्टम की फेलियर की वजह से जो डेथ्स हो रही है वो है। तो हम ऐसी सिचुएशन लेकर आ सके, हम इतना कंट्रोल कर सके कि हम सिचुएशन को एंडेमिक तक लेकर आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद आती है कि एंडेमिक तक कैसे लेकर आए, उसको हम हर्ड इम्यूनिटी जो कंसेप्ट होता है उसके थ्रू हम लेकर आ सकते हैं। जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है हम उसके थ्रू लेकर आ सकते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। जिसमें क्या बनती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडीज दो तरीके से बनती हैं, एक तो इन्फेक्शन, एक इंजेक्शन। इन्फेक्शन, अगर आप इन्फेक्शनड हो जाते हो कोविड-19 से तो उस समय आपकी जो आपके शरीर में बनेगी वो एंटीबॉडीज बनेगी। एक तो आपके शरीर में बनेगी इन्फेक्शन से और एक बनेगी इंजेक्शन से, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। जो एंटीबॉडीज बनती है, जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट होता है, वो इन दो तरीकों से ही होता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्फेक्टेड होना है, कोविड-19 से इन्फेक्ट होकर एंटीबॉडीज बनानी है या वैक्सीनेशन कराना है। तो इसीलिए सभी बोलते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो अब बात आती है हर्ड इम्यूनिटी की। इंडिया की हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू कैसे इंक्रीज हो सकती है और कितनी इंक्रीज हो सकती है, और जो सामान्य जीवन हम जी रहे थे पहले तक, कोरोना से पहले तक जो हम सामान्य जीवन जी रहे थे उसको हम कब तक जी पाएंगे, और जो सेकेंड वेव है वो कब तक खत्म हो पाएगी। सो इंडिया की पॉपुलेशन का जो ग्राफ है ये इतना है कि 0 से 18 वर्ष के जो लोग हैं वो 33% है, 18 से 45 वर्ष के लोग 42% है, और 45 से 60 तक के लोग 15% और 60 प्लस के लोग 10% है। तो 0 से 18 वर्ष के लोगों तक अभी ना कोई टीकाकरण शुरू हुआ है, ना कोई वैक्सीनेशन बनी है। तो ये तो जीरो है कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम कोई भी इम्यूनिटी उनकी इंक्रीज नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है इन सभी की, ये टोटल मिला के हो गया 67%। तो हमें कम से कम 67% लोगों को वैक्सीनेशन देनी होगी ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकें और हम उसको कंट्रोल तक लेकर आ सके, एंडेमिक तक लेकर आ सके कोविड-19 को, ताकि हम जो अपना हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन हो ताकि हम उनका इलाज ठीक से कर पाएँ। तो उसके बाद आती है 67% में हो गया 93 करोड़। कितना हो गया? 93 करोड़, और हमें 2 डोजेज देनी है। 93 इंटू 2 186 करोड़। कितना हो गया? 186 करोड़, जिसमें उसका 6.5% वेस्टेज हो जाता है वैक्सीनेशन का। कई बार खराब हो जाती है वैक्सीन, तो उसमें नॉर्मली 6.5% वेस्टेज हो जाता है। इसको हम जितना कम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये 6.5 वेस्टेज होता है, तो अप्रोक्सीमेटली हमें 200 करोड़ निगली चाहिए। तो 200 करोड़ हमें वैक्सीन चाहिए। और अभी तक जो है कि एक डोज 12.75% लोगों को लगा है और 2 डोज 2.75 लोगों को लगा है। तो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है।
तो टोटल बचा 184 करोड़। तो हमें 184 करोड़ लोगों को 184 करोड़ वैक्सीनेशन करना होगा। और जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है कि जो कंपनियां वैक्सीन बनाती हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हमारे देश में बन रही है, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि वो मैक्सिमम अपना एक महीने में 8 से 9 करोड़ वैक्सीन ही बना सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली मिला लिया जाए तो लगभग 100 करोड़ वैक्सीन तैयार हो सकती है। 100 से 130 करोड़ हमारे में वैक्सीन तैयार हो सकती है। तो फिर भी हमें ज़रूरत होगी तो इम्पोर्ट हमें करना होगा। इम्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कंडीशन हम वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कर सके। तो इम्पोर्ट नीडेड है, सरकार कैसे भी करे, पर इम्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक कंप्लीट वैक्सीनेशन हमारे देश में नहीं हो सकता। और जो कोविड-19 को हम एंडेमिक सिचुएशन तक लेकर आना चाहते हैं वो नहीं आ सकती। हम एंडेमिक सिचुएशन तक कोविड-19 को नहीं लेकर आ सकते। सो प्रोबेबली टारगेट्स हमारे क्या क्या हैं कि हम कब तक इनको जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। और जो हमारे टारगेट्स कहते हैं, अक्टूबर के मंथ तक ये स्टडी की गई है। ये स्टडी की गई है जो हमारा SBI ग्रुप है, काफ़ी बड़ा इंडिया का जो ग्रुप है, उसके द्वारा ये SBI बैंक जो है उसके द्वारा ये स्टडी की गई है कि 15% लोगों को अक्टूबर तक दो डोज कंप्लीट दी जाएंगी और 63% लोगों को 1 डोज कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाएगा अक्टूबर 2021 तक। और जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि जो फर्स्ट वेव थी वो लगभग सितंबर और अक्टूबर के मंथ में वो नॉर्मल स्टेबल हो गई थी। तो जो अब की बार जो है कि अगस्त 2021 तक हम कंट्रोल कर लेंगे सेकेंड वेव तक। जो हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं हमारा इंडिया, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे अगस्त 21 तक। और जो हम सामान्य जीवन जीते थे कोरोना से पहले, वो हम कब जी पाएंगे? वो हम मिड 22 तक, मई जून तक, हम मिड 22 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाएगा हमारे देश में। और हम वो जो सामान्य जीवन जीते थे, पार्टियां करते थे और बाहर घूमते थे, खुले में घूमते थे, बिना मास्क के घूमते थे, तो वो जीवन हम सामान्यतः मिड 22 तक, मई जून तक हम उस सामान्य जीवन पे लौट आएंगे। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें क्या हैं, इसके बीच में कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो अब ही हम वो चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं कि हमारे बीच वो चैलेंजेस क्या क्या फेस होंगे कि हम ये कब अचीव करेंगे, अगर हम उन चैलेंजेस से ओवरकम कर पाते हैं। तो चलिए अभी हम चैलेंजेस को हम अपना डिस्कस करते हैं कि चैलेंज क्या क्या होंगे हमारे। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द पाथ ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। तो चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं हमारे पाथ में हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने में। फर्स्ट चैलेंज है कि टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी। जब हमने एक बंदे को डोज लगा दी, फर्स्ट डोज लगा दी, सेकेंड डोज लगा दी, बट वो इम्यूनिटी कितने टाइम लिमिट तक हमारे शरीर में बनी रहती है, वो एक काफ़ी अहम फैक्टर है। तो अप्रोक्सीमेटली जो अब तक स्टडी हुई है कि 7 to 8 मंथ इम्यूनिटी रहती है। तो व्हाट अबाउट आफ्टर द 7 to 8 मंथ, यहाँ तो जो हमारा टारगेट है वो जो वैक्सीनेशन कंप्लीट का वो मिड 22 तक है। तो 7-8 महीने बाद अगर वैक्सीनेशन की टाइम लिमिट है, इम्यूनिटी की टाइम लिमिट है, तो व्हाट अबाउट आफ्टर द 7 to 8 मंथ। तो 7-8 महीने बाद क्या चैलेंज हो सकते हैं, तो उनको दोबारा से टीका लगाना पड़ेगा। सेकेंड इज न्यू वेरिएंट। आप देख रहे हो कि न्यू वेरिएंट आ रहा है, अमेरिका में भी न्यू वेरिएंट है और काफ़ी न्यू वेरिएंट हो रहा है। हर जगह आप देख रहे हो कि न्यू वेरिएंट हो रहा है कोविड-19 का, जिससे हम बिल्कुल ही न्यू है, जो हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट है। तो उससे लड़ने के लिए हम क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि न्यू वेरिएंट वो अपने आप को चेंज करता रहता है, ट्रांसफॉर्म करता रहता है कोविड-19। तो उस चैलेंज से हम कैसे निपटे। थर्ड इज लेस ग्लोबल कोऑपरेशन। जो हमारे देश में या विश्व में जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो बहुत ही कम है। सभी देश अपने अपने लोगों का टीकाकरण करने की दौड़ में
आगे हैं, वो उनसे आगे है और वो उनसे आगे। अमेरिका कहता है कि पहले हमारे देश के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, भारत कहता है कि पहले हमारे देश के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। लेकिन जो हमें वैक्सीनेशन प्रोसेस चलाना है वो हर देश का इकट्ठा अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस चलेगा तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें कोविड-19 बरकरार रहेगा, और अगर वहाँ का एक भी आदमी अमेरिका की भीड़ में या भारत की भीड़ में आ जाता है तो कोविड-19 फिर से हो जाता है। तो लेस जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। नेक्स्ट इज वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी जो है हमारी कि कुछ लोगों को हेजिटेंस होती है, कुछ नेता धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, कुछ कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जो धर्म के महागुरु हैं, धर्म के बुद्धिजीवी हैं, वो उनको रिलीजियस के नाम पर भड़का रहे हैं और वैक्सीनेशन में वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहे। कुछ अफवाहें जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गई हैं अफवाहें। ये पिछले दिनों ये खबर पड़ी कि एक गांव में मेडिकल टीम को भी पीट दिया क्योंकि वहाँ ये र्यूमर्स फैला हुआ था कि वैक्सीन लगवाने से उनकी नसबंदी हो जाएगी। तो इन र्यूमर से आप सभी को बचना है। पैंडेमिक को इन्फोडेमिक होने से बचाना है। जो महामारी है उसको गलत सूचनाओं की महामारी होने से बचाना है, जो बहुत ही घातक होने वाली है। स्पेनिश फ्लू में 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जो 6% लोगों की मृत्यु हुई थी। 2.25 करोड़ थे जिसमें उस समय आबादी 25 करोड़ थी। तो आज के समय में अगर हमने पैंडेमिक को इन्फोडेमिक बना दिया तो काफ़ी घातक साबित होने वाली है। सेकंड इज नो बिलीव इन साइंस। कुछ लोग तो साइंस में ही बिलीव नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम बिलीव ही नहीं करते वो लोग साइंस में, कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, कोविड-19 कुछ नहीं है। थर्ड इज ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमें कहाँ होने वाला है, हमें तो कोविड-19 होगा ही नहीं, अरे हमारे इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम तो मिट्टी में खेले हैं, बचपन से ही हम तो मिट्टी में खेले, हमें कहाँ कोविड-19 होगा। तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारे चले जाएगा हर्ड इम्यूनिटी में। सेकंड इज लास्ट इज फ्री राइडर मेंटेलिटी। कुछ लोग ऐसे हैं कि सभी लोगों को टीका लग जाएगा, सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम तो वैसे ही बचे रहेंगे, हमारी हर्ड इम्यूनिटी तो वैसे ही बची रहेगी। वो होती है फ्री राइडर मेंटेलिटी कि हम टीकाकरण ना करवाएं, दूसरे हमारे आसपास के सभी लोग टीकाकरण करवा लें और हम फ्री में ही, जैसे लोगों के पास बाइक होती है, कार होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों की बाइक पर बैठकर जाना और दूसरों की कार यूज करना ताकि उनका पेट्रोल ना लगे। दिस इज फ्री राइडर मेंटेलिटी जो यहाँ भी है कि सभी लोगों को टीकाकरण लग जाए और हम बचे रहें। दैट इज कॉल्ड फ्री राइडर मेंटेलिटी, जो चैलेंज होने वाला है। एंड लास्ट इज कॉम्प्लेसेंसी आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद लापरवाही। वैक्सीनेशन के बाद हम काफ़ी लापरवाह हो जाते हैं कि हमने तो वैक्सीनेशन करा लिया, अब हमें कुछ नहीं होगा। दैट इज गोज टू स्केयर जीरो, जो बिल्कुल ही स्केयर जीरो पे चला जाता है अगर हम लापरवाह हो जाते हैं। अगर हम भीड़ में चले जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी तो संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। तो दैट विल गो टू कॉम्प्लीमेंट्री आफ्टर वैक्सीनेशन। तो ये चैलेंज हमारे बीच आ रहे हैं जो इंडिया की हर्ड इम्यूनिटी के पास में। तो आप सभी लोग पैंडेमिक को इन्फोडेमिक होने से बचाएं, गलत सूचनाएं ना फैलाएं, पॉजिटिविटी अपने समाज में फैलाएं, एक दूसरे के साथ जितनी आप मदद कर सकें, जितना भी आप मदद कर सकें उनकी मदद करें। और अगली जो हम वीडियो बनाएंगे इस कोविड अवेयरनेस सीरीज की, उसमें हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन में जो हमारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर और भी जो भी वैक्सीन है उनका स्ट्रक्चर क्या क्या है और कौन सी वैक्सीन में क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम अगली वैक्सीन में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक आप सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।